आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम डेरिवेशन एस्टेब्लिश करेंगे। किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर सेल कनेक्ट किया जाता है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम सेल कनेक्ट कर रहे हैं और सेल कनेक्ट करने से क्या होगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने से इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा इसके लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे। तो हम मानते हैं कि इस कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया वो भी है। पोटेंशियल डिफरेंस भी जैसे ही इस कंडक्टर के क्रॉस हमने अप्लाई किया तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मतलब उच्च विभव से निम्न विभव। चूँकि ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस पे एक बल लगेगा, जिस बल की वजह से ये मूव करना स्टार्ट करेगा। और ये बल कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इस पे अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स के कारण ये मूव करेगा। तो देखो हम लोग करते क्या है, लेट अस कंसीडर। तो कुछ चीज हमको लेट करना पड़ेगा, जैसे n इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मानेंगे ये कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम है। जैसे इसका लेंथ हम मान लेते हैं l है और इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम a मान लें। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो स्मॉल n मान लिए हम लोग। तो इसी को बोलते हैं प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको हिंदी में लिखना होगा लिख लेंगे। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये क्या? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या होगा? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मतलब ये जो चालक पदार्थ हैं, इस चालक पदार्थ को वर्टिकली अगर आप काटते हैं तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, यानी इसको शुद्ध हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, वो a है। और l इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर है। l इक्वल टू क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी चालक पदार्थ की लंबाई है। तो देखो तो Q हम मान लेते हैं कि चार्ज है। तो देखो ये जो इसमें इस आवेश के प्रवाह के कारण, देखो ये इलेक्ट्रॉन तो एक आवेश कम कर रहे थे, इस पर आवेश के प्रवाह के कारण इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की गति के विपरीत दिशा में इसमें विद्युत धारा जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा। तो हम देखना चाहें आई इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, तो आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये Q/T। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आई ये Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते थे? एन क्या? एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर होगा। तो देखो ये जो एन है ये यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन। तो आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं N/T। और देखो यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n है, तो इसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ, देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल जैसे यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये आई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे NaL और E/T। देखो ये T क्या टाइम, तो ये होता लेंथ। देखो टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
तो चूंकि ये डिस्टेंस बाय वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो l, और ये जो वेलोसिटी गेन करता है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, जिसको कि हम Vd से डिवाइड कर सकते हैं। यानी डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन करता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे जो वेलोसिटी गेन, NaL ये डिवाइडेड बाय L बाई Vd। तो लेंथ से लेंथ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा NeA/Vd। तो ये रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कई बार ये डेरिवेशन ही डिराइव करने देता है, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करो बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन जब कभी पूछेगा तो I=NeA/Vd होगा। इसको इतना लिख देने पे 2 या 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है ये, तो 2 या 3 मार्क्स आसानी से मिलेगा। तो ये रिलेशन बड़ा काम का है, जो कि आगे ओम्स लॉ को भी प्रूव करेगा। ये I=NeA/Vd। अच्छा, इसी में एक और टर्म हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ ना कुछ करंट जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट जा रहा है वो क्या होगा, I। तो हम लोग इसको पर यूनिट एरिया के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो देखिए एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, I=NeA/Vd है, तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, देखो एक टर्म ये एरिया से अगर डिवाइड कर दो तो ये I/A=NeVd। ये चार्ज पर ये सॉरी इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं, तो ये J हो जाएगा NeVd। कई बार पूछता है ये करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी इसको हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व। क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। तो देखो ये क्या है, तो देखो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर यूनिट करंट I करंट फ्लो हो रहा हो, तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये I/, यही यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है इसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, जो कि J से डिनोट किया जाता है, J=I/A। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, J=NeVd। चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एक बात और याद रखेंगे, करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी बाद में लिखेंगे और देखेंगे कि ये वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। यहाँ से भी अगर हम चाहें तो Vd हम लोग जो एक फार्मूला डिराइव किए थे E/τm वो लिख सकते हैं। देखो J हम लोग लिख सकते हैं Ne, और Vd का वैल्यू कितना E/τm। तो इसको सही से लिखोगे तो J हो जाएगा Ne²E/τm। तो इसको अगर हम ये J हुआ J, तो इतना भी लिख सकते हैं, या इसी को रीअरेंज करके अगर हम लिखें J=Ne²τm इंटू E। हम इसको बता दें कि इसको सिग्मा कहते हैं, ये सिग्मा यानी कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है। तो ये कंडक्टिविटी कैसे हुआ, तो इसका डेरिवेशन जब ओम्स लॉ का हम करेंगे तो वो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको सिग्मा हम कैसे कहते हैं। तो J हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ J वेक्टर सिग्मा इंटू ई वेक्टर हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई वेक्टर। देखो करंट डेंसिटी का फार्मूला हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या ये रिलेशन भी कई बार पूछता है कि ये कौन सा रिलेशन होगा, तो J वेक्टर सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो यहाँ से पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक ये करंट डेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कई बार पूछेगा कि ये कौन सा क्वांटिटी बताए, इलेक्ट्रिक करंट भले ही स्केलर क्वांटिटी हो लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। इसी में
ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी आता है कि ओम्स लॉ को डिराइव करें। तो ओम्स लॉ है क्या, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ओम्स लॉ कहता क्या, जैसे कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को किसी सेल से अगर हम कनेक्ट करें तो उसका कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। इसी दोनों के रिलेशन के बारे में ओम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होता है, या इसी को हम लिखें तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। प्रोपोर्शन को साइन प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के रूप में आ रहा था, इसको भी इक्वल टू आर आई या आई आर हम लोग लिखते हैं। अच्छा, हिंदी में बोले तो बोलते किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसके दोनों छोरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता, मतलब आई समानुपाती भी होता। किसी को उलट के हम भी समानुपाती आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद समानुपाती नेतांक के रूप में आ रहा था, जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, लेकिन इसमें कंडीशंस है कि फिजिकल सिचुएशन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी टेम्परेचर प्रेशर वगैरह में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट फिजिकल सिचुएशन रिमेन्स अनचेंज, फिजिकल सिचुएशन अनचेंज होना चाहिए, यानी ये जो लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब चीज़ बदलना नहीं चाहिए। तब जा कर के पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर होगा। या ऐसे बोलो कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कब, जबकि फिजिकल सिचुएशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह नहीं बदले। तो ये ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ कुछ नहीं, मतलब current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied at the end of the conductor, provided that physical situations remains unchanged। ये कंडीशन था जिसको हम लोग इस तरह से लिखे। अच्छा, ओम्स डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ अगर देखेगा, देखो ओम डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ, देखो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ हम देख लेते हैं कहाँ से आएगा। ये I इक्वल टू एन ई ए वी डी, अभी हम एक तुरंत रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे जो आप लोग अभी देखे भी। और देखो ये वी डी इक्वल टू ई ई टॉ बाय एम, ये एक रिलेशन इससे अगले क्लास में हम बताए थे, मतलब जिस दिन इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा क्लास लिए थे, तो I इक्वल टू ई ई टॉ बाय, ये वी डी इक्वल टू ई ई टॉ बाय एम। स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके क्रॉस जो अप्लाई हुआ था, और टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, और एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता। आई इक्वल टू एन ई ए ई टॉ बाय एम हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर लिखें तो एन ई स्क्वायर ई टॉ बाय एम हम लोग लिखेंगे। तो देखो आई इक्वल टू कितना होगा, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। तो देखो एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, ई इंटू ए को हम अलग कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच कुछ रिलेशन है, इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं क्या है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस ई या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस डेल वी बाय डेल आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करते हैं, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, तो इक्वल टू हम लोग वी बाय एल लिख सकते हैं। एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और इसको हम लिखते हैं वी बाय एल और इंटू। तो इसी को अगर हम देखें तो आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और ये कितना होगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और ए बाय एल
रहने दो। और इंटू भी। देखिए आई बाय भी को अगर हम एक साथ कर लें तो NE² टाउ बाय m, ये E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो आई बाय भी अगर हम कर दें तो कितना देगा, NE² टाउ बाय ml इंटू ए। देखो ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम है, हम यहीं से ऊपर से देख लेते हैं। ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, ये तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना हो। ये कांस्टेंट हो जाएगा और इस कांस्टेंट का ही वैल्यू है जिसको हम लोग रो कहते हैं, यानी रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये रो ए बाय एल और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, NE²। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ रो नहीं, यहाँ सिग्मा कहलाएगा, ये सिग्मा कहलाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं। ये I इक्वल टू या आई बाय भी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं NE² टाउ बाय m इंटू AL। देखो तो इसी को अगर उलट के अगर हम लिखें तो ये V बाय आई इक्वल टू m बाय NE² टाउ और ये हो जाएगा A बाय L। देखो ये तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या कहलाएगा, रो। कब कांस्टेंट होगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये पूरे फिक्स वैल्यू, इस पूरे डब्बे का वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा, जिसको हम लोग रो कहते हैं। ये V बाय आई इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू ए बाय एल। अच्छा, फिजिकल सिचुएशन जब तक ये चेंज नहीं करेगा तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा और इसी पूरे कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग R कहते हैं। इसी पूरे कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। ये V बाय आई इक्वल टू क्या हो गया, R। इसी को हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, जिसको हम लोग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I कहते हैं। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट के रूप में आ रहेगा, या R हटाएंगे तो मतलब प्रोपोर्शन का साइन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। सिंपल देखें, V बाय आई इज इक्वल टू R, यही ओम्स लॉ तो है। यहाँ पे V इक्वल टू R आई, इसको I को उस पार रिप्लेस करेंगे, V इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ है ये, लेकिन कांस्टेंट कब होगा, जबकि फिजिकल सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा। यानी ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे ये कांस्टेंट हुआ था, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे ये टर्म कांस्टेंट हुआ था, और ये फिजिकल सिचुएशन यानी लेंथ है या वगैरह भी अगर फिक्स हो, ये पूरा का पूरा टर्म एक फिक्स टर्म आएगा, यानी फिक्स वैल्यू आएगा जो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं, या ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में आता है। यही ओम्स लॉ है, जिसको कि हम लोग देख लिए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है। लेकिन इसमें कंडीशन है जबकि टेम्परेचर, एरिया, लेंथ वगैरह बदलता नहीं हो, यानी फिजिकल सिचुएशंस अनचेंज्ड हो, तब जाके ये कांस्टेंट होता। इससे आगे का क्लास हम अगले दिन बताएंगे। आज भर में।